हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र अथवा इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले पारितंत्र क्या है समझ लेते हैं। तो किसी भी जैव समुदाय का अपने अजैव वातावरण के साथ गहरा संबंध होता है। जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण के साथ संबंध को ही पारितंत्र कहा जाता है। तो इसको ऐसे समझें कि किसी भी स्थान पर एक पौधा या एक जीव अकेला तो पाया नहीं जाता है, बल्कि ये दोनों एक साथ एक समूह में पाए जाते हैं। पौधा भी है, जीव भी है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, और दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। और एक ही जाति के बहुत से पौधे या जीव मिल करके एक आबादी बना लेते हैं, पॉपुलेशन का निर्माण कर लेते हैं। और विभिन्न जातियों की जो आबादियां होती हैं, ये सब मिलकर ही जीव समुदाय बनाती हैं या बायोटिक कम्युनिटी का निर्माण करती हैं। तो जैव समुदाय ये हो जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण के संबंध को ही, अजैव यानी जिसमें जीव नहीं है, जीवधारी नहीं है, अजैव वातावरण हो गया, के संबंध को ही पारितंत्र कहा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी अजैव और जैव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और जीवन के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। जीवन तभी है जब दोनों हैं। तो तालाब, चारागाह, खेत, वन तथा वाटिका आदि सभी पारितंत्र अथवा पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। तो पारितंत्र को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक, यानी पारितंत्र के दो प्रमुख भाग हो गए, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो इस चार्ट को देखिए, पारितंत्र के दो भाग किए गए हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब है इस घटक के अंतर्गत जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। जो जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी आते हैं, और पोषण के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहला इसमें जैसे उत्पादक दिया गया है, अंग्रेजी में से प्रोड्यूसर बोला जाता है। फिर दूसरा उपभोक्ता दिया गया है, अंग्रेजी में से कंज्यूमर बोलते हैं। तीसरा अपघटक दिया गया है, इसे डीकम्पोजर बोला जाता है। और अगर अजैविक घटक की बात करें तो अजैविक घटक के अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, कार्बनिक पदार्थ आते हैं, जलवायवीय कारक आते हैं, या इन्हें भौतिक कारक भी आप कह सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज के वीडियो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जैविक घटक के बारे में समझ लेते हैं। तो पारितंत्र के दो प्रमुख घटकों के अंतर्गत पहला है जैविक घटक, या इसे बायोटिक कंपोनेंट भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जैविक घटक में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु आते हैं। मतलब इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि को शामिल किया गया है। पोषण विधि के आधार पर जैविक घटक में कई भाग किए गए हैं। मैंने बताया, उत्पादक या प्रोड्यूसर, उपभोक्ता या कंज्यूमर, अपघटक या डिकम्पोजर। तो इसमें से पहला है उत्पादक या प्रोड्यूसर। भोजन बनाने की क्षमता केवल हरे पौधों में ही होती है, इसीलिए इनको उत्पादक कहते हैं। ये आत्मपोषी या स्वपोषी होते हैं, क्योंकि स्वयं भोजन बना लेते हैं, इसलिए आत्मपोषी या स्वपोषी हो गए। अर्थात उत्पादक हरे पौधे होते हैं जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं या भोजन का उत्पादन करते हैं। और हरे पौधों में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। जो हरे पौधे होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है, यानी इनमें हरित लवक पाया जाता है। इसीलिए ये पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन का निर्माण कर लेते हैं, या कह लीजिए कि भोजन बना लेते हैं। अब चूंकि ये स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। क्योंकि भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए क्या हुए, उत्पादक हो गए। मेरे चैनल में प्रकाश संश्लेषण पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, देखना चाहते हैं। और हरित लवक पर भी वीडियो अपलोडेड है, ये भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ये हो गए उत्पादक। अब आते हैं दूसरे पर, उपभोक्ता पर या कंज्यूमर पर। तो जो खाद्य पदार्थों का उपभोग करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं, यानी जो खाने वाले पदार्थों का, जो भोजन का उपभोग करते हैं, उन्हें ही उपभोक्ता कहा जाता है। अथवा कहें तो वह सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी ऐसे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब ये परपोषी होते हैं, जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अथवा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में
पौधों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। जो पौधे बनाते हैं भोजन, उसका चाहे प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग करते हों चाहे अप्रत्यक्ष रूप में करते हों, तो किसी न किसी रूप में उसका उपभोग करते हों तो उपभोक्ता कहे जाते हैं। उपभोक्ता या कंज्यूमर भी कई प्रकार के होते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, इनके भी कई अलग अलग भाग हैं। तो पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें शाकाहारी जंतु आते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, इसके अंतर्गत शाकाहारी जंतु आते हैं जो अपना भोजन सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं। यानी ये जंतु अपना भोजन सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं। अर्थात जितने भी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वे हरे पौधों से ही सीधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब ये जीव केवल पौधों को खाते हैं, इसीलिए इन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश, घोड़ा, चूहा आदि, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। फिर दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अर्थात वे जंतु जो अपना भोजन प्रथम श्रेणी की उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अथवा कहें तो ये प्रथम श्रेणी के मांसाहारी जंतु होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं ये? सांप, छिपकली, मेढक, गिरगिट, मैना आदि ये द्वितीयक उपभोक्ता हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। फिर है तीसरा तृतीयक उपभोक्ता अथवा उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। तो इसके अंतर्गत द्वितीयक श्रेणी के जंतुओं को खाने वाले जंतु आते हैं। यानी जो द्वितीयक उपभोक्ता थे उनको खाने वाले जंतु तृतीयक उपभोक्ता या उच्च श्रेणी के जंतु कहलाते हैं। इसीलिए इन्हें मांसाहारी जंतु भी कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मांसाहारी। अर्थात ये जंतु दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? शेर, चीता, बाज, गिद्ध, चील, बिल्ली आदि। ये क्या है? सब द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं या उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं के उदाहरण हैं। इन जंतुओं को उच्च मांसाहारी जंतु भी कहा जाता है। यानी इनको उच्च मांसाहारी जंतु भी कहते हैं अथवा इन्हीं को उच्चतम उपभोक्ता भी कहा जाता है। फिर अगला है सर्वाहारी। तो वह जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। यानी जो सब कुछ खा लेते हैं वह सर्वाहारी कहलाते हैं। तो इनमें कौन से आएंगे? तो इनमें आएंगे मनुष्य, कुत्ता। मतलब कहें तो ये पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं। ऐसे जंतु जो पौधे और जंतुओं दोनों को खा लेते हों या सब कुछ खा लेते हों उन्हें ही सर्वाहारी कहा जाता है। तो कौन कौन से? मनुष्य और कुत्ता इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें ओमनीओरस भी कहते हैं। सर्वाहारी को अंग्रेजी में ओमनीओरस भी कहा जाता है। तो ये तो सभी कंज्यूमर अथवा उपभोक्ता के प्रकार थे। चलिए अब जैविक घटक के तीसरे भाग अपघटक अथवा डिकम्पोजर पर आते हैं। अपघटक के अंतर्गत क्या है? तो यह जैविक घटक का तीसरा वर्ग है। जो अपघटक है ये जैविक घटक का तीसरा वर्ग है। ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। जो अपघटक हैं ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। जैसे मृतजीवी कवक है, इसके अंतर्गत आता है। जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये अपघटक होते हैं। अथवा कहें तो इसके अंतर्गत निम्न श्रेणी के जीव आते हैं। ये मृत पौधों और जंतुओं के शरीर के अपघटन में सहायता करते हैं। जो मृत पौधे होते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उनके और जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं। अर्थात जंतुओं तथा पौधों के मृत शरीर को सड़ा देते हैं अथवा उनके अंगों, उत्सर्जी पदार्थों आदि को सड़ा देते हैं। इस प्रकार से ये सफाई का काम करते हैं। यानी जो भी, चाहे वो पौधा हो, पेड़ हो या मनुष्य हो, तो उसका जो शरीर होता है उसको सड़ा करके काम खत्म कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, सफाई कर देते हैं। इसीलिए इन्हें अपमार्जक भी कहा जाता है। अब पारतंत्र का दूसरा भाग है अजैविक घटक अथवा एबायोटिक कंपोनेंट। तो अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है। जो अजीवी घटक है इसलिए अजीवी कहा गया है। तो निर्जीव वातावरण इसके अंतर्गत आता है जो जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है। यानी अजीवी घटक क्या है? जो जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है, जैविक घटकों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो ये घटक कौन कौन से होंगे? इसके अंतर्गत वायु, जल, मृदा, खनिज, प्रकाश, ताप, नमी आदि आते हैं। तो इनको भी कई वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है अकार्बनिक पदार्थ या लवण, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इसके अंतर्गत मृदा, फास्फोरस, गंधक, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के लवण, जल
तथा वायुमंडल की गैसें, जैसे कौन कौन सी गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि शामिल हैं। वातावरण में इनका चक्रण होता रहता है, चाहे वो नाइट्रोजन चक्र चल रहा हो, ऑक्सीजन चक्र चल रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र चल रहा हो, तो इनका चक्रण चलता रहता है। तो अकार्बनिक पदार्थ या लवण के अंतर्गत ये हो जाएंगी। फिर है कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड्स आदि शामिल हैं। इन सब के बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो। तो कार्बनिक पदार्थों के बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड आदि। विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जीवीय घटक में प्रवेश करके कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। यानी बहुत से जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जब जीवी घटक में प्रवेश करते हैं तो कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल जाते हैं। ये मृतक जंतुओं एवं पौधों के शरीर से प्राप्त होते हैं। जो मृतक जंतु हैं, जो मरे हुए जंतु हैं उनसे, और पौधों के शरीर से प्राप्त होते हैं। यूरिया, ह्यूमस आदि भी जीवधारियों के शरीर से ही मिलते हैं, चाहे वो यूरिया हो चाहे वो ह्यूमस हो। यूरिया जैसे नाइट्रोजन चक्र से होता है, तो ह्यूमस है जो खाद वगैरह डाली जाती है तो काला सा रंग प्राप्त होता है, उसे ह्यूमस कहा जाता है। तो आदि जीवधारियों के शरीर से ही मिलते हैं। अपघटक इन पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, जिन्हें पौधे पुनः ग्रहण कर लेते हैं। अब जो अपघटक होते हैं, मैंने बताया था कि अपघटक का कार्य है सफाई करना, तो इन पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, जिससे ये पौधे पुनः उसको ग्रहण कर लेते हैं। फिर तीसरा है जलवायवीय कारक या क्लाइमेटिक फैक्टर्स, या इसे भौतिक परिवर्तन भी कहा जाता है या भौतिक घटक भी कहते हैं। तो इनमें ताप, प्रकाश, वायु आदि शामिल है। यानी जलवायवीय कारक के अंतर्गत ताप है, प्रकाश है, वायु है आदि आते हैं। इनमें सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है और इसका प्रभाव अन्य कारकों पर भी पड़ता है। यानी जो सूर्य है इसकी ऊर्जा का प्रभाव अन्य कारकों पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को पारितंत्र अथवा पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के बारे में बताया। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।